बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावा शिंगू इमरान सीरीज़। मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। एक बड़े से कमरे के अंदर दफ्तरी मेज़ के पीछे एक रूह स्याही कुर्सी पर बैठा किसी फाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी और वो रूह स्याही चौंक पड़ा। यस, कम इन, इसने सख्त लहजे में कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक रूह स्याही नौजवान अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है नारौफ, क्यों आए हो? अधेड़ उमर ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। बॉस, एक अहम इत्तला देनी थी, नौजवान जिसका नाम नारौफ था ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। अहम इत्तला? क्या मतलब? कैसी इत्तला? बॉस ने चौंक कर पूछा। बॉस, आलात ने एक छोटे जहाज को शरपा गांव से कुछ दूर फिजा में कम बुलंदी पर प्रवास करते हुए चेक किया। जहाज पर बैनुल-अक़वामी ज्योग्राफिकल सर्वे का मखसूस निशान मौजूद था और ये जहाज शुग्रान के वस्ती इलाकों की तरफ से आ रहा था। हम इसलिए खामोश रहे कि जहाज इसी तरह उड़ता हुआ आगे निकल जाएगा, लेकिन फिर अचानक इस जहाज में खराबी पैदा हो गई और वो नोक के बल चट्टानों की तरफ आने लगा। इसका पायलट बेहद माहिर था, इसने ऐन आखिरी लम्हात में उसे संभाल लिया, लेकिन इसके पहिए ना खुल सके और वो बगैर पहियों के ज़मीन से रगड़ खाता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ा। रास्ते में एक छोटी सी चट्टान से वो खौफनाक अंदाज में टकराया और इसका इंजन बुरी तरह टूट फूट गया, लेकिन इसके बावजूद जहाज हैरत अंगेज तौर पर कामयाब क्रैश लैंडिंग करते हुए रुक गया। इसमें इस खौफनाक टकराव और क्रैश लैंडिंग के बावजूद आग ना लगी। इसमें से 6 मर्द और 2 औरतें बाहर आ गईं। इनमें से एक अफ्रीकी था, एक एक्रीमियन हबशी, एक स्विस लड़की, एक नेपाली लड़की और बाकी 4 मर्द एशियाई थे। फिर नावा शिंगू अपने साथियों समेत वहां पहुंच गया। हमने ये समझा कि वो रिवाज के मुताबिक इन्हें हलाक कर देगा, लेकिन उसने इन्हें एहतराम दिया। हम इनके दरमियान होने वाली बातें तो ना सुन सके, लेकिन हमने उसे एहतरामन घोड़े से उतरते देखा। फिर इसके साथी पहले गांव में आ गए, जबकि वो इन्हें साथ लेकर आया और इन्हें बड़ी हवेली में ठहरा दिया गया है। नारौफ ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह, ये तो इंतहाई हैरत अंगेज खबर है। नावा शिंगू ने इन्हें पनाह क्यों दी है? बॉस ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यही बात तो समझ में नहीं आ रही बॉस, नारौफ ने जवाब दिया। इस नावा शिंगू को फौरन कॉल करो ताकि इसे तफसील मालूम की जा सके, बॉस ने कहा। बॉस, फौरी तौर पर तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि हम में से तो कोई जा ही नहीं सकता, और खंबा शाकू को अगर भेजा गया तो उसे तवील चक्कर काट कर जाना होगा, क्योंकि वो जंगल के रास्ते तो जा ही नहीं सकता। उसे 1 हफ्ता लग जाएगा, नारौफ ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि हमें स्पेशल पैसेंजर भेजना होगा, क्योंकि ये लोग हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, बॉस ने कहा। बॉस, मेरा तो ख्याल है कि छानबीन करने की बजाय हम इन्हें चेक करते रहें। अगर ये लोग मशकूक हुए तो फिर इनको ख़त्म भी किया जा सकता है, और अगर ये रिवाज के मुताबिक 3 दिन रहकर चले जाते हैं तो फिर हम क्यों अपने आप को खौमख्वाह ओपन करें, नारौफ ने कहा। बात तो ठीक है, लेकिन ज़रा क्रिश्चियन को बुलाओ। मुझे तुम्हारी एक बात इंतहाई मशकूक लग रही है। बैनुल-अक़वामी सर्वे टीम में बैक वक्त 4 एशियाइयों की शिरकत कुछ अजीब सी लगती है। आम तौर पर ऐसा नहीं होता, बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा, और नारौफ सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और नारौफ का एक काफिरिस्तानी नौजवान के साथ अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, इसने काफिरिस्तानी ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। बैठो क्रिशन, और नारौफ, तुम इन अजनबी अफराद की फ़िल्म लेकर आओ। मैं ये फ़िल्म क्रिशन को दिखाना चाहता हूँ, बॉस ने कहा। यस बॉस, नारौफ ने कहा और एक बार फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। कैसे अजनबी और कैसी फिल्म बॉस? कृष्ण ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें काफिरिस्तानी हुकूमत ने सिक्योरिटी के तहत यहाँ भेजा है और तुम्हारा ताल्लुक काफिरिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, बॉस ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय आगे की तरफ झुकते हुए कहा। यस बॉस, लेकिन ये सब कुछ तो मेरी फाइल में मौजूद है, और आप जानते हैं कि क्या आप मुझे मशकूक समझ रहे हैं? कृष्ण ने होंठ चबाते हुए कहा। नहीं, ये बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर काफिरिस्तान ने इस अहम प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है तो सोच समझकर ही किया होगा। यहाँ चाकू गांव के पास कुछ एशियाई अजनबी मौजूद हैं। तुम इनकी फिल्म देखो और बताओ, क्या ये वाकई काफिरिस्तानी है या कहीं ये पाकिस्तानी तो नहीं, बॉस ने कहा। चाकू गांव में अजनबी, और वो भी एशियाई, ये कैसे मुमकिन है? बॉस,
शर्पा भला किसी अजनबी की मौजूदगी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कृष्ण बॉस की बात सुनकर हैरत से उछल पड़ा। ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि नावा शिंगू ने इन्हें बाकायदा पनाह भी दी है, बॉस ने कहा और इसके साथ ही इसने नारोफ की दी हुई रिपोर्ट दोहरा दी। ओ बॉस, इसमें इतने परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ज्योग्राफिकल सर्वे तो होते ही रहते हैं और जहाज भी खराब हो सकते हैं, कृष्ण ने इस बार मुतमईन से लहजे में कहा। हाँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे जहन में चंद ऐसे पॉइंट आए हैं जिनकी वजह से मैं मशकूक हो गया हूँ। हालांकि मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस लाइन से नहीं है, मैं पेशे के लिहाज से इंजीनियर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा जहन सोच तो सकता है। पहला पॉइंट तो यह है कि क्रैश लैंडिंग और चट्टान से टकराने के बावजूद जहाज को आग नहीं लगी। दूसरा पॉइंट जो अचानक मेरे जहन में आया है कि नारौफ ने जहाज में से किसी पायलट के बाहर आने के मुतालिक कुछ नहीं कहा। हालांकि सर्वे डिपार्टमेंट के लोग तो जाहिर है अव्वल तो पायलट ही नहीं होते, अगर हों भी सही तो कम अज़ कम इस कदर माहिर पायलट नहीं हो सकते कि ऐसे पहाड़ी इलाके पर क्रैश लैंडिंग कर सकें। तीसरी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में एशियाई लोग तकरीबन हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 8 के ग्रुप में 4 एशियाई हों, बॉस ने कहा और कृष्ण मुस्कुराने लगा। बॉस, आपको तो इंजीनियर होने की बजाय सीक्रेट एजेंट होना चाहिए था। आपका जहन इस बारे में खूब चलता है। लेकिन एक बात है बॉस, कि आपके जहन ने यह फैसला क्यों कर लिया है कि ये लोग हमारे अड्डे के सिलसिले में आए हैं? क्या शर्पा गांव में 3 दिन पनाह लेने के बाद वो हमारे अड्डे तक पहुंच जाएंगे? सिवाय नावा शिंगू के और किसी को इस अड्डे के मुतालिक मालूम नहीं, और नावा शिंगू को भी सिर्फ इतना मालूम है कि हम यहाँ कोई अड्डा बना रहे हैं। किस किस्म का अड्डा, कैसा अड्डा, और ये अड्डा किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, उसे इसकी कोई खबर नहीं है। जंगल में जब शर्पा का कोई आदमी रिवाज के मुताबिक दाखिल नहीं हो सकता, तो इनमें से किसी के दाखिल होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर दाखिल भी हो जाएं, तो यहाँ पूरे जंगल में खुफिया आलात मौजूद हैं जिनकी मदद से इन्हें नहायत आसानी से हलाक किया जा सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में तो परेशानी की कोई बात नहीं, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। नारोफ ने भी यही कहा था और दुरुस्त बात भी यही है, लेकिन मेरे जहन में एक और आइडिया आया है जिसके लिए मैंने फिल्म मंगवाई है, बॉस ने कहा। वो क्या है बॉस? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम काफिरिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस में खासे फाल रहे हो सकता है ये लोग मशकूक हों और तुम इनमें से किसी को जानते हो, तब हमारा खामोश रहना नुकसानदेह भी हो सकता है, बॉस ने कहा, और कृष्ण बेइख्तियार हंस पड़ा। बॉस, अगर ये लोग किसी इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं और अड्डे को तबाह करने के लिए आए हैं, तो ये दुनिया के सबसे बड़े अहमक लोग हैं कि पहले अपने जहाज़ को क्रैश करें, अपनी जानें खतरे में डालें और फिर शर्पा कबाइल में पहुंचें और वहां से फिर यहाँ आएं। ऐसे लोग तो ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं जहाँ का दूसरों को तस्वुर भी नहीं हो सकता, कृष्ण ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू होती, दरवाज़ा खुला और नारौफ हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स उठाए अंदर दाखिल हुआ। तुमने काफ़ी देर लगा दी, बॉस ने सख्त लहजे में कहा। सर, मैं जाकर फिल्म तैयार करने का कह दिया तो फिल्म तैयार हुई, वरना रूटीन में तो इसे साफ कर दिया जाता है, इसलिए देर हो गई, नारौफ ने कहा, और बॉस ने सर हिला दिया। नारौफ ने बॉक्स को मेज़ पर रखकर एडजस्ट किया और सामने सफ़ेद दीवार पर स्क्रीन सी बन गई। नारौफ ने इस बॉक्स का एक बटन प्रेस कर दिया, दूसरे लम्हे स्क्रीन पर झमाके से नमूदार हुए और इसके बाद खाली आसमान का मंजर नजर आने लगा। चंद लम्हों बाद एक जहाज धब्बे की सूरत में स्क्रीन की हदूद में दाखिल हुआ और इसके साथ ही तेजी से इसका क्लोजअप स्क्रीन पर नमूदार हुआ। इस पर वाकई अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी निशान मौजूद था, साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफिकल सर्वे के मखसूस शोबे का निशान भी बड़े बड़े हरूफ में दर्ज था। चंद लम्हों तक क्लोजअप रहने के बाद जहाज दोबारा धब्बे की सूरत में आ गया और फिर ऐसा ऐसा ये धब्बा वाज़ेह होना शुरू हो गया। जब जहाज काफ़ी बड़ा और वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगा तो यकलख्त जहाज का रुख नीचे की तरफ हुआ और ऐसे महसूस हुआ कि जैसे जहाज नोक की बल सीधा ज़मीन से जा टकराएगा। इसके साथ ही स्क्रीन फैल गई। अब नीचे की पहाड़ियाँ भी वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगीं। जहाज सीधा ज़मीन की तरफ आ रहा था, लेकिन जिस जगह जहाज गिर रहा था वहाँ काफ़ी चौड़ाई और लंबाई में सतह हमवार थी। अलबत्ता छोटी छोटी चट्टानें जगह जगह से उभरी हुई थीं। जहाज इस कदर ख़तरनाक अंदाज में गिर रहा था कि बॉस, नारौफ और कृष्ण की सांस बेख्तियार रुक गई। हालांकि इन्हें पहले से मालूम था कि जहाज ज़मीन से टकराने की बजाय क्रैश लैंडिंग करने में कामयाब हो चुका है, लेकिन जहाज इस अंदाज में गिर रहा था कि इन्हें यकीन ना आ रहा था कि जहाज किसी भी सूरत बच सकता है। लेकिन जहाज ज़मीन तक पहुंचकर ज़रा सा आगे की तरफ से ऊपर को उठा और इसके साथ ही वो ज़मीन पर पूरी कुव्वत से रगड़ खाता हुआ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। जहाज के निचले हिस्से से पुर्जे उड़कर गिर रहे थे।
और फिर वो रास्ते में आने वाली एक चट्टान से टकराया और लट्टू की तरह घूमा और एक बार फिर घूमकर सीधा हुआ और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब इसकी रफ्तार कम हो गई थी और फिर साकित हो गया। ओह, इंतहाई होलनाक क्रैश लैंडिंग है। कृष्ण और बॉस दोनों के मुंह से बेख्तियार निकल गया। जहाज का दरवाजा खुला और फिर इसमें से एक आदमी ने पहले बाहर झांका और फिर वो उछलकर जहाज से बाहर आ गया। इसके साथ ही कृष्ण बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। इसकी चीख और उछलकर खड़ा होना इस कदर अचानक था कि नारोफ ने बेख्तियार फिल्म बंद कर दी। क्या हुआ? क्या हुआ? इन दोनों ने भी हैरत से चीखते हुए कहा। लाइट चूंकि जल रही थी इसलिए कृष्ण का बुरी तरह बिगड़ा हुआ चेहरा उन्हें साफ नजर आ रहा था। खौफनाक, ओह, इस कदर खौफनाक आदमी और यहाँ आ गया है, कृष्ण ने एक बार फिर चीखते हुए कहा। क्या? क्या मतलब? किस आदमी की बात कर रहे हो? बॉस और नारोफ दोनों ने हैरत भरी लहजे में पूछा। इन दोनों की समझ में कृष्ण की ये चीखों पुकार ना आ रही थी। इमरान, अली इमरान, पाकिस्तान का खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट। ओह नारोफ, जल्दी करो, फिल्म चलाओ। अगर ये वाकई इमरान है तो फिर हमारा 10% खतरे में है, कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए कहा। पाकिस्तान का खतरनाक एजेंट अली इमरान? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान को किस तरह इस अड्डे का इल्म हो सकता है? बॉस ने इंतहाई हैरत भरी लहजे में कहा। लेकिन उसी लम्हे नारोफ ने बॉक्स के बटन दबाए। चंद लम्हे बॉक्स में से घर घर की आवाजें निकली और फिर खटाक की आवाज के साथ फिल्म दोबारा चलने लगी। लेकिन मंजर दोबारा जहाज के नीचे गिरने से शुरू हुआ था। नारोफ ने शायद फिल्म को कुछ रिवाइंड कर दिया था। ओह ओह, ये जहाज यकीनन इमरान चला रहा होगा। इसके लिए ऐसे खतरनाक खेल कुछ मुश्किल नहीं होते। इसके मुतालिक मशहूर है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, कृष्ण ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। बॉस होंठ भींचे खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जहाज रुक गया और फिर जहाज का दरवाजा खुला और एक एशियाई नौजवान ने बाहर झांका और फिर उछलकर बाहर आ गया। इसका चेहरा क्लोजअप में आ सकता है, कृष्ण ने कहा और नारोफ ने सर हिलाते हुए इस बॉक्स पर लगे हुए बटनों के बड़े से पैनल में से 2 बटन दबा दिए। स्क्रीन पर मंजर रुक गया और इस आदमी का चेहरा क्लोजअप में आ गया। हाँ, बिल्कुल यही अली इमरान है, मैं इसे जानता हूँ। एक मिशन के दौरान मैंने इसे देखा भी था करीब से, कृष्ण ने तेज लहजे में कहा। ओह, ये पाकिस्तान का एजेंट है, बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। सिर्फ एजेंट ना कहें, सुपर एजेंट कहें। बहरहाल फिल्म चलाएं, देखें और कौन कौन लोग हैं। कृष्ण अब अपने आप को पूरी तरह संभाल चुका था। नारोफ ने फिल्म चलानी शुरू कर दी। जहाज में से इमरान के अलावा 5 मर्द और 2 औरतें बाहर निकलें। ओह, अब मैं समझ गया कि पाकिस्तान को हमारे अड्डे का कैसे इल्म हुआ। इस नापाली लड़की को मैं जानता हूँ, ये मूर्ति है, नेपाल की सीक्रेट एजेंट। इससे भी एक मिशन के दौरान मेरा वास्ता पड़ चुका है। इंतहाई ज़हीन लड़की है, बड़ी जहानत से दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाती है, कृष्ण ने कहा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो, तफसील बताओ, बॉस ने नाखुशगवार लहजे में कहा और साथ ही इसने नारोफ को फिल्म बंद करने के लिए कहा। नारोफ ने फिल्म बंद कर दी और एक कुर्सी पर बैठ गया। माहौल पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। बॉस, मैं काफिरिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस में हूँ। गो, मिलिट्री इंटेलिजेंस का दायरा कार आर्म सीक्रेट सर्विस से अलहदा होता है और काफिरिस्तान की अलहदा सीक्रेट सर्विस भी है, लेकिन फिर भी बाज़ केसों में टकराव हो जाता है। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ये अली इमरान है, पाकिस्तान का इंतहाई मशहूर एजेंट। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका नाम शैतान की तरह मशहूर है। आप बेशक रूसिया की सीक्रेट सर्विस या किसी भी स्पेशल एजेंसी से मालूमात हासिल कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहरहाल ये इमरान है, तो इसका मतलब है कि ज्योग्राफिकल सर्वे वगैरह सब ढोंग है। सिर्फ शर्पा कबाइल की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ऐसा किया गया है और ये इमरान टीम लेकर इस अड्डे की तबाही के लिए इस मिशन पर आया है। अब रह गई ये बात कि जिस अंदाज में इस अड्डे को खुफिया रखा गया है, इसके बावजूद पाकिस्तान को इसका इल्म कैसे हो गया, तो इसकी वजह भी मुझे इस मूर्ति को साथ देकर समझ आ गई है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल हमने जंगल में 3 अफराद को पकड़ा था जो खंबा थे। गो के वो हलाक हो गए थे, लेकिन इनमें से एक के पास एक खुफिया ट्रांसमीटर भी बरामद हुआ था। इस वक्त हम यही समझे थे कि ये खंबा लकड़ी चोरी की गर्ज से यहाँ आए थे और ये ट्रांसमीटर इन्हें कहीं से मिला है। लेकिन जिसके पास से ट्रांसमीटर मिला था वो खंबा के मेकअप में था। वो दरअसल नापाली था। लाजमन किसी तरह से नेपाल सीक्रेट सर्विस को इस अड्डे के बारे में कोई इत्तला मिली। चुनाचा इसने मुखबर भेजा, जिसने मरने से पहले इस अड्डे के बारे में वहाँ इत्तला दे दी। इस तरह नेपाल सीक्रेट सर्विस को पता चल गया और नेपाल सीक्रेट सर्विस ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इत्तला दी और वो लोग यहाँ पहुँच गए।
नेपाली लड़की को मूर्ति को मैं जानता हूँ। ये नेपाल सीक्रेट सर्विस की रुकन है। कृष्ण ने निहायत जहानत भरे अंदाज में सारी बात का तज्जिया करते हुए कहा। इसका मतलब है कि मेरे जहन में जो शकूक पैदा हुए थे वो दुरुस्त थे। ठीक है, अब हम आसानी से इनका खात्मा कर सकते हैं। नारोफ, ये लोग चाकू गांव की बड़ी हवेली में ठहरे हुए हैं। तुम इस बड़ी हवेली पर मिसाइल फायर करके पूरी हवेली ही उड़ा दो। जाओ, बॉस ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, लेकिन इस तरह शर्पा कबाइल और खास तौर पर वो नवा शिंगू हमारे खिलाफ हो जाएगा, नारोफ ने उठते हुए कहा। तुम इनकी फिक्र मत करो, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अड्डे को खतरा इन एजेंटों से है और अड्डे की तकमील में अभी पूरा 1 माह रहता है। अगर ये अड्डा 1 माह से पहले तबाह हो गया तो फिर सारी मनसूबाबंदी ही खत्म हो जाएगी, बॉस ने गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, नारोफ दुरुस्त कह रहे, हमें कोई जज्बाती इकदाम नहीं करना चाहिए, बल्कि इंतहाई सोच समझ कर इकदाम करने चाहिए। चाकू गांव में फायर होते ही ये खबर पूरी शर्पा कबाइल में फैल जाएगी और लाजमन ताबाद के हुकाम को भी ये खबर मिलेगी, जिसके बाद तहकीकाती टीमें यहाँ पहुँचेंगी और इस तरह खबर शुगरान तक पहुँच जाएगी और शुगरान के एजेंट अगर हरकत में आ गए तो फिर हमारा अड्डा किसी सूरत भी बच ना सकेगा। आप तो इस फील्ड के माहिर हैं, आपको तो मालूम होगा कि इस अड्डे को इस तरह कैमोफ्लाज किया गया है कि अगर शुगरान वाले किसी जासूसी जहाज या सैटेलाइट के जरिए से चेक करना चाहें तो ये चेक ना हो सकेगा। लेकिन मिसाइल फायर होते ही ये सूरत हाल ना रहेगी और खला में मौजूद शुगरान के खलाई जहाज ने इस मिसाइल को मार्क कर लेना है, बल्कि वो साइंसी आलात से इसका मुनब्बा भी ढूंढ लेंगे। इस तरह अड्डे की मौजूदगी खुलकर सामने आ जाएगी, कृष्ण ने कहा। ओह, वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है। तो फिर क्या किया जाए? क्या इन खौफनाक एजेंटों को अड्डा तबाह करने की खुली छूट दे दी जाए? बॉस ने कहा। नहीं बॉस, इनका हलाक किया जाना जरूरी है, लेकिन इस तरह के किसी को इल्म भी ना हो सके, ताकि हमारा अड्डा इसी तरह खुफिया रह सके। अगर हम इसके लिए नावा शिंगू को इस्तेमाल कर सकें तो ये सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके हलाक करने पर किसी शर्पा को कोई एतराज़ भी ना होगा। वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है, कृष्ण ने जवाब दिया। वो तो सफ़ेद औरतों का शिकारी है। पहले भी हमने उसे 4 रूसियाई औरतें पेश की थीं, जिन्हें इसे 1 माह तक जंगल में अपने साथ रखा और हमें अड्डा बनाने की इजाज़त मिल गई। अब भी हम 2 औरतें उसे दे सकते हैं और वो लाजमन इसके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मसला तो यह है कि इस तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा, बॉस ने कहा। बॉस, अगर उसे स्पेशल कॉल दी जाए और जब वो स्पेशल पॉइंट पर आए तो इससे बातचीत की जा सकती है, नारोफ ने कहा। हाँ, अब यही सूरत बाकी रह गई है, बॉस ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन बॉस, जैसा कि हमें मालूम है कि नावा शिंगू सफ़ेद फार्म औरतों के पीछे पागल है। हो सकता है इमरान को भी इसकी इस दिलचस्पी का इल्म हो और वो इसलिए अपने ग्रुप में एक सफ़ेद फार्म स्विस लड़की को लेकर आया हो कि इस लड़की को इसके हवाले करके इसकी हमदर्दियाँ हासिल की जा सकें, नारोफ ने कहा। ओह नहीं, इमरान ऐसा आदमी नहीं है। मैं इसकी फितरत को जानता हूँ। वो ना खुद ऐसी कोई हरकत करता है और ना दूसरों को इसकी इजाज़त देता है। इमरान अपने किरदार के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है, कृष्ण ने फ़ौरन ही जवाब दिया। ठीक है नारोफ, तुम नावा शिंगू को स्पेशल पॉइंट पर पहुंचने का कौशन दो, मैं खुद इससे बात करूंगा, चीफ ने कहा। और नारोफ सर हिलाकर उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बॉस, अगर आप इजाज़त दें तो मैं काफिरिस्तान के आला हुकाम को इसकी इत्तला भेज दूं। हो सकता है कि इसके लिए वो कोई खास ग्रुप भेजें, कृष्ण ने कहा। नहीं, ये हमारी बेइज्जती है। एक बात फिर, दूसरी बात ये कि स्पेशल ग्रुप के यहाँ पहुँचते पहुँचते ये लोग वारदात कर लेंगे। अब ये इस स्पेशल ग्रुप के इंतजाम में तो ना बैठे रहेंगे। तुम फिक्र ना करो, ये चाहे जिस कदर भी खौफनाक हो, हमसे बच नहीं सकते। रूसियाई हुकूमत ने इस अड्डे की हिफाजत के लिए इंतहाई सख्त साइंसी इकदाम किए हैं, ऐसे इकदाम जिनका तुम्हें भी इल्म नहीं है, इसलिए तुम फिक्र ना करो। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये लोग जंगल में दाखिल होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं, वरना तो जंगल में इन्हें एक लम्हे में ख़त्म किया जा सकता है, बॉस ने तेज़ लहजे में कहा। और कृष्ण सर हिलाकर रह गया। जाहिर है कि वो बॉस की तरह बाइख्तियार तो ना था। थोड़ी देर बाद नारोफ अंदर दाखिल हुआ। बॉस आइए, नावा शिंगू स्पेशल पॉइंट पर पहुंचने वाला है, नारोफ ने अंदर दाखिल होकर कहा। और बहुत सा हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही कृष्ण भी उठ खड़ा हुआ और फिर वो तीनों इस कमरे से निकलकर एक राहदारी में से गुजरते हुए एक बड़े से कमरे में पहुंचे, जहाँ एक तरफ दीवार में एक मशीन नस्ब थी। मशीन के साथ एक ऑपरेटर भी था। मशीन के ऊपर एक स्क्रीन थी जो रोशन थी और इस पर जंगल का एक खूबसूरत सा मंजर मौजूद था। इन्हें वहां पहुंचते थोड़ी देर ही हुई थी कि नावा शिंगू घोड़े पर सवार दौड़ता हुआ मंजर में दाखिल हुआ और फिर वो एक दरख्त के करीब आकर रुक गया। वो घोड़े से नीचे उतरा। इसने घोड़े को दरख्त से बांध दिया।
दूसरे लम्हे वो किसी फुर्तीले बंदर की तरह दरख्त के ऊपर चढ़ता चला गया। ऑपरेटर ने मशीन के साइड से लगा हुआ एक माइक बुक हुक से निकाला और बॉस की तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर नावा शिंगू दरख्त के ऊपर चढ़कर एक दो शाख के करीब पहुंचकर इत्मीनान से बैठ गया। इस शाख के अंदर ऐसा सुराख नजर आ रहा था जैसे तोते का घर हो। नावा शिंगू ने इसके अंदर हाथ डाला और शायद अंदर लगा हुआ कोई बटन दबाया कि यकलख्त मशीन पर एक बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। नावा शिंगू अब हाथ में बाहर निकाल चुका था। इस बल्ब के जलते ही बॉस ने माइक के साथ लगा हुआ एक बटन दबा दिया। हेलो नावा शिंगू, मैं रास्कॉफ बोल रहा हूँ, चीफ बॉस ने अपना असल नाम बताते हुए कहा। क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों बुलाया गया है? नावा शिंगू का लहजा खासा तल्ख था। सुनो, हमें इत्तला मिली है कि तुमने चंद अजनबी अफराद को पनाह दी है, क्या ये दुरुस्त है? रास्कॉफ ने तेज लहजे में कहा। ओह, तुम्हें कैसे इत्तला मिली? बहरहाल ये दुरुस्त है और मैं शिंगू हूँ। मैं जिसे चाहूँ पनाह दे सकता हूँ। आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? नावा शिंगू ने पहले से ज्यादा करख्त लहजे में कहा। सुनो नावा शिंगू, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, इसलिए तुमने इन्हें पनाह देकर हमारे साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। रास्कॉफ का लहजा भी सख्त हो गया। ओह, वो मुआहदा तो खत्म हो गया है, वो औरतें तो चली गईं। वो मुआहदा तो इस वक्त तक कायम था जब तक वो औरतें मेरे पास रहती। नावा शिंगू ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। सुनो, हम तुम्हारे साथ नया मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। बोलो, कितनी सफेद फार्म औरतें चाहिए? रास्कॉफ ने कहा। कैसा मुआहदा? नावा शिंगू ने इस बार नरम लहजे में कहा। सफेद फार्म औरतों का सुनते ही इसका सख्त लहजा यकलख्त नरम पड़ गया था। सिर्फ इतना कि तुम इन लोगों को इस तरह कत्ल कर दो कि शरपा कबाइल में से किसी को एतराज भी ना हो, और काम भी फौरन होना चाहिए। हम ज्यादा देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, रास्कॉफ ने कहा। ठीक है, मैं ये मुआहदा करने को तैयार हूँ। मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं इन पर कोई इल्ज़ाम लगाकर इन्हें कत्ल कर सकता हूँ और मेरे पास इसका इख्तियार भी मौजूद है, लेकिन मेरी दो शर्तें होंगी, नावा शिंगू ने कहा। बोलो, कौन सी शर्तें? रास्कॉफ ने कहा। एक तो ये कि इन अजनबियों के साथ जो सफ़ेद फार्म औरत है, मैं इसे अभी कत्ल नहीं करूँगा, बल्कि उसे जिंदा लाकर यहाँ जंगल में अपने साथ रखूँगा। जब तक मैं चाहूँगा फिर उसे कत्ल करूँगा। दूसरी बात यह कि इस मुआहदे के तहत मुझे मुस्तकिल 4 सफ़ेद फार्म औरतें तो मुहैया करने के पाबंद होगे। अब ये मुआहदा वक्ती नहीं होगा बल्कि मुस्तकिल होगा, यानी ये सफ़ेद फार्म औरतें मेरे साथ मुस्तकिल रहेंगी, नावा शिंगू ने जवाब दिया। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन तुम इनका फौरन खात्मा करो और फिर सफ़ेद फार्म औरत को लेकर जंगल में अपने अड्डे पर पहुंच जाओ। वहाँ 4 सफ़ेद फार्म औरतें मुस्तकिल तौर पर तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद होंगी। रास्कॉफ ने फौरन हामी भरते हुए कहा। ओके, मुआहदा हो गया, नावा शिंगू ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा। हो गया, रास्कॉफ ने कहा। ठीक है, तुम औरतें भेजो। और सुनो, मैंने उन लोगों को पनाह सिर्फ इस सफ़ेद फार्म औरत की खातिर दी है, वरना मैं इन्हें वहीं मौके पर हलाक कर देता। बहरहाल मैंने खाने में इन्हें गहरी नींद वाली दवा दे दी है। अब मैं इस सफ़ेद फार्म औरत को अड्डे पर भिजवा दूंगा और इन लोगों को कत्ल कर दूंगा और सबूत के तौर पर इनकी लाशें भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, नावा शिंगू ने जवाब दिया। अगर तुम चाहो तो इस नापाली लड़की को भी अपने साथ रख सकते हो। हमें मर्दों के कत्ल से दिलचस्पी है, रास्कॉफ ने कहा। नहीं, मुझे सिर्फ सफ़ेद फार्म औरतों से दिलचस्पी है, काली औरतों से नहीं, वरना तो शरपा कबाइल की तमाम औरतें मेरी महकूम हैं, नावा शिंगू ने कहा। और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर इसके अंदर सुराख के अंदर बटन ऑफ कर दिया। बटन ऑफ होते ही मशीन पर जलता बुझता बल्ब ऑफ हो गया और रास्कॉफ ने माइक ऑपरेटर की तरफ बढ़ा दिया। इसके चेहरे पर अब गहरा इत्मीनान मौजूद था। अब कोई फिक्र की बात नहीं, नावा शिंगू के लिए इनका खात्मा कतई मुश्किल नहीं है, और फिर ये लोग यकीनन बेखबरी में मारे जाएंगे। इन्हें तस्वुर तक ना होगा कि जिसने इन्हें पनाह दी है वो इन्हें इस तरह अचानक मार भी सकता है, रास्कॉफ ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, जब तक लाशें ना पहुंच जाएं, हमें बहरहाल चौकन्ना रहना होगा। ये इमरान इंतहाई खतरनाक आदमी है। अगर उसे जरा भी शक पड़ गया तो ये नावा शिंगू को एक तरफ, सारे शरपा कबाइल का भी खात्मा नहीं कर सकेंगे, कृष्ण ने कहा। अरे नहीं कृष्ण, क्या इसकी अय्यारी तेज तरारी काम नहीं दे सकती? नारौफ जनरल स्टाफ से भी 4 अच्छी खूबसूरत औरतें चुनकर इन्हें अड्डे पर भिजवा दो। जब तक हमारा मिशन मुकम्मल नहीं हो जाता, इस वक्त नावा शिंगू को हमने हर सूरत में खुश रखना है ताकि शरपा कबाइल को काबू में कर सके, रास्कॉफ ने नारौफ से मुखातिब होकर कहा। और इसके सर हिलाते ही वो मुतमईन अंदाज में चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।